चैप्टर 18 कोरिलेशन रिग्रेशन का ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा 3, जिसमें हम लोग जो बाकी मेथड है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको दिखाते हैं आपको। यस, अगला मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड मेथड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब मान लो कि दो पर्सन के बीच में, दो इंसान के बीच में अगर मैं कोरिलेशन निकालना है कि दोनों का ओपिनियन बात बात पे एग्री होता है कि डिसएग्री होता है, ऐसे निकालना हो तो कोरिलेशन क्या निकलेगा। जैसे मान लो कि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसके विचार में निकालोगे तो ऑब्वियस है नेगेटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन सेम पॉलिटिकल पार्टी के दो लोग हैं, उसके विचार मिलते जुलते होंगे, उसके बीच का कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। तो सवाल है कि ये कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए। तो इस चीज़ के लिए स्पीयरमैन्स ने अपना तरीका बताया, रैंकिंग तरीका, रैंकिंग वाला तरीका। अब क्या तरीका है इसको हम लोग देखते हैं आगे, बट यहाँ पर एक बात लिख दिया कि दिस इज मोस्ट सुटेबल मेथड टू फाइंड कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी या एट्रीब्यूट। अगर मान लो बाई चांस जैसे पर्सन के बीच में, दो पर्सन के बीच में कोई न्यूमेरिकल डेटा होता ही नहीं है, देयर इज़ नो न्यूमेरिकल डेटा, कुछ होता ही नहीं है, तो उस केस में आप क्वालिटी के हिसाब से आप रैंकिंग करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसके बीच का कोरिलेशन निकालोगे। अगर न्यूमेरिकल डेटा है फिर तो कार्ल पियर्सन भी है, रैंक कोरिलेशन भी है, अगला मेथड भी है। लेकिन मान लो न्यूमेरिकल डेटा है ही नहीं, सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पर अगर आपको निकालना है कोरिलेशन, तो यही एक मेथड है जो सूटेबल होगा। ठीक है, अब कैसे, तो इसको पहले मैं, आप ये देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद हम पीछे आकर वापस पढ़ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, मान लो दो पर्सन है एक्स और वाई, उसके बीच का हमें कोरिलेशन निकालना है। हम क्या करेंगे, मार्केट से मान लो मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ, 5 ABCD 5 तरह का मिठाई खरीद के लाएंगे और मिस्टर एक्स को बोलेंगे चलिए आराम आराम से एक एक करके सबको टेस्ट कीजिए और आप रैंकिंग कीजिए। तो एक्स ने क्या कहा, ये वाला मिठाई टॉप रैंक सबसे 1, बी जो है ना सबसे बेकार, मतलब 5 मिठाई रैंकिंग कर देंगे 1 से लेकर 5 तक रैंकिंग करने के लिए बोलो। बी सबसे ख़राब, सी को रैंक 4 दिया, डी को 3 दिया, ई को 2 दिया। यही काम मिस्टर वाई को बोली करने के लिए। मिस्टर वाई ने क्या कहा कि ए तो सबसे बेकार और ये बी तो सबसे अच्छा। तो कुछ आइडिया आपको लग रहा है, इसने कहा सबसे अच्छा, इसने कहा सबसे ख़राब, दोनों में क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मतलब इसके बीच में कोरिलेशन नेगेटिव आने वाला है। तो इसने भी अपना रैंकिंग कर दिया, ये 4 दिया था, इसको 2 दिया, 3 वाले को 4 दिया, 2 वाले को 3 दिया। तो इसके बीच का अब कैसे कोरिलेशन निकले, इसका तरीका है, रैंकिंग हो गया, अब निकालो डिफरेंशियल रैंक, डी इज कॉल्ड डिफरेंशियल रैंक। 1 - 5 - 4, 5 - 1 4, ये माइनस किया, ये 3 - 4 2 बाई। डिफरेंस रैंक का जो समेशन है ना वो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होगा। ये 1 से 5 ये भी है, 1 से 5 ये भी है, डिफरेंस का जोड़ हो गया तो 0 आएगा। तो डिफरेंस का सम 0 होता है। लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर कर लो, उसके बाद जोड़ लो, सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया 38। तो ये चीज़ तैयार करना होता है। अब हम वापस आ जाते हैं इधर इसी पेज में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग कर दो, उसके बाद कोरिलेशन निकालो। कैसे, इस फार्मूला पर निकालो। ये फार्मूला दिया उन्होंने, तो इस फार्मूला में है R बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में n का क्यू माइनस n। फार्मूला में जो 6 है ना, इसका कोई क्वेश्चन से कनेक्शन नहीं है, फार्मूला में हमेशा 6 ही रहेगा। ठीक है, स्टैट का जो फार्मूला होता है बेसिकली वो एक्सपेरिमेंटल होता है, मैथमेटिकल नहीं होता है, आप डिराइव कर लोगे। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला ये अपना है, वेयर डी इज कॉल्ड डिफरेंशियल रैंक, RX - RY, सिग्मा डी हमेशा 0 होता है, सम ऑफ डिफरेंस रैंक हमेशा 0 होता है। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी हमने टेबल तैयार कर लिया था, अब कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, इसको उठा के यहाँ ले आओ, अच्छा वैल्यू पुट करो, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 38, n कितना है 5 है, 5 का क्यूब, सोल्व करो, निगेटिव का पॉइंट n आ गया। निगेटिव का पॉइंट n समझ में आया, स्ट्रॉन्ग इन्वर्स दोनों के बीच में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वर्स रिलेशन होगा, निगेटिव रिलेशन होगा। तो ये मेथड 3 का मतलब यही है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक 3 क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ सम ऑफ डिफरेंशियल रैंक जो है वो 0 होता है, या फिर रैंकिंग दिया होगा, पूछेगा रैंक कोरिलेशन निकालो। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन हो, देखो मैंने लिखा हुआ है पीछे, ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 7 देखो क्या लिखा हुआ है,
क्या लिखा है कि इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस रैंक 6 स्टूडेंट के लिए मैथ और अकाउंट्स के नंबर के लिए 21 दिया है। अब इसमें सब कुछ दे ही दिया तो पूछा आप बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, रैंक कोरिलेशन। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस रैंक n 6 स्टूडेंट है तो n क्या हो गया, अगर हम लिखे यहाँ पर तो n बराबर क्या, इसका मतलब है 6। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस रैंक मतलब सिग्मा डी स्क्वायर इज 21। अब पूछा रैंक कोरिलेशन तो दो सब कुछ दे ही दिया, फॉर्मूला में रख दो 1 - 6 इंटू 21 और n 6 का क्यूब -6 सोल्व कर लो, ये क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल 18 देखो क्या लिखा है 18 क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस रैंक इज 66, मतलब ये आपको सिग्मा डी स्क्वायर दिया 66 और रैंक कोरिलेशन भी दे ही दिया, ये लो r बराबर जो है वो आपको दे ही दिया 0.6। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये तो n पूछा जी, n बराबर क्या होगा, ठीक है, n बराबर क्या होगा। तो कैलकुलेशन को आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, कौन सा है एग्जाम्पल 18, तो इसको अलग से पेज पे बता देते हैं। ये सब दिया हुआ है ना, फॉर्मूला यही है, इसे हम पुट करेंगे यहाँ पर, रख देंगे 0.6, 1 की जगह 1, 6 इंटू में 66 डिवाइड में n³ - m। इसी के बाद ये सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन इसके बाद फर्दर होगा वो कैसे होगा देख लो। तो ये आपका है एग्जाम्पल 18 और सॉल्यूशन का पॉइंट है ये 6.6 इक्वल टू 1 - 6 इंटू 66 डिवाइड में n³ - n। यहाँ से सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो देखो इसको एक बार से करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इधर ले आओ, अब 0.6 को इधर ले आओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 396 डिवाइड में n³ - n, इधर क्या होगा 1 - 0.6 जो कितना हो जाएगा 0.4। अब क्या करो, इस 0.4 को इसके नीचे लाओ, इसको इधर ले आओ, क्या बोलते हैं इसको पता है, अल्टरनेंडो एक्सचेंज करना। तो ये हो गया 396 के डिवाइड में क्या ले आओ 0.4 और इधर आ गया n³ - n, ऐसे सोल्व करेंगे। 396 को डिवाइड करना 0.4 से कितना आएगा, 396 डिवाइड 0.4 इक्वल 990। ये मतलब ये क्वेश्चन मिला n³ - n बराबर 990। इसके बाद आपको सोल्व नहीं करना, इसके बाद ऑप्शन से क्या करो, n की जगह 10 रख कर देखो, 10 का क्यूब 1000 और माइनस में 10 क्या आएगा 990। इसके बाद ऑप्शन से आप इस चीज़ को ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, रैंक कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि रैंक कोरिलेशन में कोई डेटा है ही नहीं, XY का डेटा नहीं है, यहाँ पर क्या है कोई डेटा नहीं है तब भी निकल जाता है। तो एक होता है ना लीनियर रिलेशन होना या लीनियर रिलेशन नहीं होना, तो रैंक कोरिलेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि लीनियर रिलेशन हो। लीनियर रिलेशन कब होगा, लाइन कब बनेगा भाई, जब XY का डेटा होगा। लेकिन रैंक कोरिलेशन में तो ऐसा नहीं है कि XY होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रैंक कोरिलेशन में दिस इज़ नॉट नीडेड कि रिलेशन जो है ना वो लीनियर ही हो, मतलब क्वालिटेटिव होता है ना। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहीं पर मैंने देखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स में कि इन रैंक कोरिलेशन एसोसिएशन नीड नॉट टू बी लीनियर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। रैंक कोरिलेशन में एसोसिएशन नीड नॉट टू बी लीनियर, कोई जरूरी नहीं कि वो लीनियर ही हो, ठीक है। पर्सन के बीच में क्या होगा, लाइन का रिलेशन थोड़ी होगा पर्सन के बीच में, तो ये इसका मतलब है। ओके, अब आ जाओ बच्चे, मेथड है आपका 4 इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन मेथड। अब कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन मेथड में क्या करना होता है, तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस, ये सब जो है हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं सीधा क्वेश्चन। मान लो आपको x का सीरीज दिया हुआ है, y का सीरीज दिया हुआ है। अब क्या करोगे फटाफट, इसके बाद 3 कॉलम तैयार करोगे, 3 कॉलम CX CY और CY। अब ये कॉलम क्या है, ये जो कॉलम है CX, ये क्या कॉलम है, तो भाई x का सीरीज देखो 12 से 5 डिक्रीज तो -2, 5 से 10 इंक्रीज +2, उसके बीच में देना चाहिए साइन को बीच में, 10 से 10 नो चेंज 0.2, 10 से 2 डिक्रीज -2। यही काम y में करना है। तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस का खाली साइन देते हैं, y में देखो डिक्रीज नेगेटिव,
3 से 1 डिक्रीज निगेटिव, थोड़ा कम हो चाहे ज़्यादा कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव लेना है। 1 से 12 इंक्रीज प्लस, 12 से 15 प्लस। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई यहाँ होगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, जीरो से किसी का इंटू करेंगे तो जीरो, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, अब सुनो, एक नाम है यहाँ पर नाम है, एक सिंबल है एम। एम क्या होता है? n माइनस 1। जितना n है ना, देखो n कितना है, 1 2 3 4 5, n कितना है 5, तो m क्या होगा, एक कम कितना 4, m बराबर हो गया 4। n को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि भाई कितने पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। m को हम क्या बोलते हैं? पेयर्स कंपेयर्ड, आपने कितना कंपेयर किया, तो इसका इससे 1, इसका इससे 2, इसका इससे 3, इसका इससे 4, तो कंपेरिजन 4 ही होगा, इसलिए वो एक कम होता है। m का मतलब है पेयर्स कंपेयर्ड 4। और c क्या चीज़ है? c क्या है? नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन। c को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन। इससे कुछ मतलब तो पता चला नहीं, तो इसलिए मैंने इसको अलग लैंग्वेज में लिख दिया, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन इन कॉलम CX CY। इस कॉलम में देखो कितना साइन पॉजिटिव है, बस एक ही है जी, तो c इक्वल टू ये 1 आ गया, सब कुछ आ गया, n से m आ गया, ये c आ गया। c क्या है? इसमें कितने पॉजिटिव साइन है, ये चीज़ है। ठीक है, अब सुनो, अब जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पर, वैसे देखना। अब आप फार्मूला को देखो, ये फार्मूला है, ये r निकालने का इस मेथड का फार्मूला है, प्लस माइनस, ये ऐसे। ठीक है, तो इस फार्मूला में क्या है? 2c माइनस m/m। पहले आप इसको निकालो, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे। 2c माइनस m/m, c कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2, m कितना 4 कितना है निगेटिव। अगर ये निगेटिव है तो फार्मूला इसके हिसाब से चलेगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो दोनों प्लस साइन लेंगे फार्मूला में, दोनों प्लस। अगर ये माइनस है तो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, बस यही तरीका है। ये निकाल लो, निगेटिव है, बाहर भी निगेटिव अंदर भी निगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये निगेटिव आएगा ना तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा ना तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब ये पॉजिटिव आया तो दोनों प्लस लोगे, अगर ये निगेटिव है तो दोनों माइनस लोगे। अब ये निगेटिव है, ये माइनस आपने ले लिया था, रूट के अंदर तो पॉजिटिव हो ही गया, वो सोल्व हो जाएगा, अब बाहर नेगेटिव रहेगा। मतलब इसका जो साइन होगा ना वही साइन आर का होगा। तो निगेटिव है तो बाहर नेगेटिव अंदर नेगेटिव रख दो। ये कितना निकला है? माइनस, यहाँ पर रखो माइनस हाफ और माइनस प्लस हाफ, तो प्लस हाफ का रूट कितना होगा? तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 रूट में रह गया, नेगेटिव, ये इसका आंसर आ गया। तो हो गया, ये आंसर निकल गया। अब जरा सबसे ऊपर का जो लाइन है इसको पढ़ लो। दिस इज क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पता है स्कैटर डायग्राम में पॉइंट लगाते लगाते बहुत टाइम निकल जाएगा, तब जाके डायग्राम बनेगा, तब जाके पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव। कार्ल पियर्सन में याद करो, x का मीन, y का मीन, फिर डेविएशन निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, कितना लंबा लेंदी है। इसमें रैंक कोरिलेशन में रैंकिंग करना पड़ेगा, वो लेंदी है। लेकिन इस मेथड में क्या देख रहे हो? डिक्रीज प्लस माइनस लगा के फटाफट मल्टीप्लाई, मतलब इस मेथड से कोरिलेशन बहुत जल्दी निकलेगा। तो कोई पूछे कोरिलेशन का क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, तो यही मेथड है, कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। जैसे डिस्पर्सन में याद है, डिस्पर्सन का क्विकेस्ट डिस्पर्सन कौन सा होता है? रेंज, फटाफट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट खत्म, वैसे ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा क्या है? दिस मेथड नॉट मच डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है? ये सब है ऑब्जर्वेशन, इसका ये सब है मैग्नीट्यूड वैल्यू। ये मेथड इसके ऊपर डिपेंड तो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। नॉट मच डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है? सुनो, ये 5 है ना, इसको 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 कर देंगे तभी क्या? डिक्रीज नेगेटिव, और 6 से 10 इंक्रीज पॉजिटिव रहेगा। 7 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हैं ये 2 है ना, ये 2, इस 2 को तुम 1 कर दो, 2 कर दो, तो है 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 10 से कम कुछ भी कर दो, तब भी आंसर सेम ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेथड जो है मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड तो करता है लेकिन ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, व्हिच मेथड ऑफ कोरिलेशन नॉट मच डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 4 ऑप्शन रहेगा ना, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, रैंक कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन। तो यही इसका आंसर होगा। तो समझ लिया आपने क्या चीज़ है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन या तो अगर ऐसा आ गया तो आराम से निकाल देंगे डिटेल में। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, देखो
शॉर्टकट में ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखना आप, कौन सा 19 नंबर एग्जाम्पल देखो 19। इस 19 एग्जाम्पल में क्या दिया है, सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया है, बस फार्मूला लगाओ आंसर निकालो। क्या लिखा है, नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4, कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन क्या होगा निकालो। सिंपल क्वेश्चन, निकाल लोगे, निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है 19, ठीक है। तो एग्जाम्पल 19 में क्या लिखा है देखो, एग्जाम्पल 19 में क्या दिया है, एक तो दिया है कि जी नंबर ऑफ पेयर्स कितना है 10, n बराबर 10, और नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन कितना है 4, और हमसे r पूछा है। और कनकरेंट डेविएशन दिया है तो मेथड भी आपको समझ में आ ही गया होगा, अदरवाइज वो लिखा भी है कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन निकालो। सबसे पहले हम n से क्या निकालेंगे, m क्या होता है जी, n माइनस 1, 10 माइनस 1 9। फिर फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या निकालेंगे, 2c माइनस m बाई m। 2 इंटू सी कितना होगा जी, 2 इंटू सी माइनस m कितना 9 बाई 9, 8 माइनस 9 माइनस 1/9, निगेटिव है ये। तो अब फार्मूला क्या होगा, बाहर निगेटिव अंदर निगेटिव, और यहाँ क्या आता है, यही आता है, ये उठ के यहाँ आता है, ये उठ के आता है कितना -1/9। अंदर तो पॉजिटिव हो ही गया, 1/9 का रूट कितना 1/9 का रूट 1/3, निगेटिव बाहर है, तो आंसर ये आ गया। देखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ आपका 20 एग्जाम्पल आप एक बार देख लो, वैसे आपने देख लिया होगा पहले ही, ये देख लो फटाफट देख लो क्या लिखा है। कोफिशिएंट ऑफ कनकरेंट डेविएशन दे दिया है 1/√3, ये r दिया है r, और क्या लिखा है नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन क्या है ये c इक्वल टू दिया है 6। तो क्या पूछा n क्या होगा n। तो इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये हुआ r बराबर दिया 1/√3 और c इक्वल टू दिया 6, तो n पूछा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। ठीक, अब सवाल बस वही है कि r का फॉर्मूला क्या लिखोगे, दोनों प्लस लिखोगे दोनों माइनस। देखो r पॉजिटिव है, इसका मतलब पक्का प्लस का ही फॉर्मूला रहा होगा। r पॉजिटिव तभी आएगा जब आप फार्मूला प्लस का लगाओगे, 2c माइनस m बाई m, ये फार्मूला है। अब रख दो यहाँ पर 1/√3, इधर सब पॉजिटिव ही है, तो क्या लिखना पॉजिटिव, ये लिखो यहाँ पर रूट के अंदर, ये कितना आ गया 2 इंटू सी कितना होगा 12 माइनस m बाई m। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, 1/3 इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर देगा ना, रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस m बाई m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्या आएगा m बराबर 36 माइनस में 3m, m इधर आ गया तो क्या हो गया 4m इक्वल टू 36 और m इक्वल टू 9, m निकला 9। हमसे पूछा n, तो n क्या होता है जी, m में एक ज़्यादा नहीं, एक उल्टा चलोगे प्लस करोगे ना, तो ये क्या हो गया 9 + 1, क्या आया आंसर 10 आ गया, आंसर इज 10। ठीक है, देख लो, तो ये एग्जाम्पल हो गया 20। तो 4 मेथड तो आपने सीख लिया, 4 मेथड बिल्कुल आपने सीख लिया। इसके बाद लास्ट में कोरिलेशन के अंदर ही एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको देखना होगा। यह है नोट, यहाँ पर नोट है कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रियली इम्पोर्टेंट। ये नोट है लास्ट में, और समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है, दिख रहा है, यस। अब सुनो, 4 मेथड के बाद कुछ यहाँ पर पॉइंट है। अगर मान लो x और y दो वेरिएबल है, जहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, y डिपेंड्स ऑन x, इसके बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.6, ठीक है। जैसे सप्लाई है, सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्राइस, उसके बीच का कोरिलेशन क्या होता है 0.6, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, ओके। तो ये अगर r गिवन है तो r का स्क्वायर कर देने पे क्या मिलेगा 0.36, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एक नाम है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या होता है r स्क्वायर, 0.36 r स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब ये एक्चुअली होता क्या है समझो, मैथमेटिकल कोई भी पूछे कोई कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता था, r का स्क्वायर कर दो खत्म, 0.36। लेकिन ये क्या बताता है, डिटर्मिनेशन से ही कुछ फीलिंग आएगा। ये क्या बताता है
वाई मान लो एक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन सप्लाई है, प्राइस पे डिपेंड करता है, उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई। तो ये क्या बताता है, वाई के अंदर कितना वेरिएशन एक्स के वजह से हुआ है उस पोर्शन को बताता है। मतलब सप्लाई के अंदर सप्लाई कभी ज़्यादा होता है, कभी सप्लाई कम होता है, तो देयर इज वेरिएशन इन सप्लाई। तो सप्लाई के अंदर कितना पोर्शन वेरिएशन प्राइस के वजह से होता है, ये बताता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब अगर हम एक्स वाई की बात करें तो ऐसे बात करो, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड सम अदर फैक्टर ऑल्सो। तो वाई के अंदर जो टोटल वेरिएशन है उसमें से कितना पोर्शन एक्स के वजह से होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कहने का मतलब आर स्क्वायर क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, मतलब एक्स के वजह से हो रहा है ना, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि वाई के अंदर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये क्या कहलाता है, परसेंटेज ऑफ अकाउंटेड या एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इज 36%। मतलब आप वाई के अंदर जो टोटल वेरिएशन है उसमें से 36% एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, अकाउंटेड वेरिएशन है। क्यों एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, तो क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये एक्स के वजह से 36% है, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमीन करना, मतलब निकाल देना। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या होगा, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड में टोटल वेरिएशन यही होता है आर स्क्वायर। 36% तो एक्सप्लेन्ड है, एक्स की वजह से हो रहा है, तो बाकी कितना बच्चा जो अनएक्सप्लेन्ड है, तो 100 में से 36 माइनस कर दो तो 64%। तो उसको बोलते क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक नाम है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन बोलेंगे किसको, तो 1 में से आर स्क्वायर को माइनस कर दो 0.64। ये क्या बताएगा, नॉन डिटर्मिनेशन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को। तो परसेंटेज ऑफ अनअकाउंटेड या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन पूछे तो क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को 100 से इंटू कर देना, तो आगे 64%। तो बताओ 1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड में टोटल वेरिएशन, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1, लिख लीजिए, ये कट जाएगा 1। एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड बराबर होगा टोटल बाई टोटल 1। ये दो नाम है, याद रहेगा। एक और नाम है जो आज तक ये कभी पूछा नहीं है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो नॉन डिटर्मिनेशन है इस पर रूट लगा दो, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन। ठीक है, तो याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी, ये सब परसेंटेज वाला बहुत बार पूछा हुआ। अनएक्सप्लेन्ड का पूछे तो 1 माइनस आर स्क्वायर को निकाल कर 100 से इंटू, एक्सप्लेन्ड पूछे तो आर स्क्वायर को निकाल के 100 से इंटू। यहाँ तो ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन पूछे तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है ना, उसका रूट लगा देना, इसका रूट लगा देंगे तो 0.8 आ गया। अब ये जो पॉइंट है इसको समझो, 0.4 और 0.5, ये नया चीज़ है जो फाउंडेशन में ऐड किया है, ये सीए फाउंडेशन में इस चीज़ को ऐड किया है। होता क्या है, देखो लिखा है स्टैंडर्ड एरर। पहले तो आप फार्मूला देख लो, एक नाम है स्टैंडर्ड एरर। क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में √n, और एक होता है प्रोबेबल एरर। क्या होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, तो इसका 67.45%, परसेंट में बोल रहा हूँ, 67.45% 100 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर का 67.45% जो होता है प्रोबेबल एरर। अब ये एरर का क्या मतलब है, सुनो। होता क्या है, स्टेट में एक कोई बड़ा सा पॉपुलेशन है, हम जानना चाहते हैं पूरे सीए स्टूडेंट जो है, पूरे का पूरे सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट, मान लो 1 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था, रिजल्ट आ गया, जिसको पास होना पास हो गया, जिसको फेल होना फेल हो गया। हम जानना चाह रहे हैं पूरे 1 लाख में जो स्टूडेंट है उसका जो मैथ का नंबर है और अकाउंट का जो नंबर है उसके बीच का कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है कोरिलेशन कि नेगेटिव है, मतलब जिसको मैथ में ज़्यादा नंबर आया, अकाउंट में ज़्यादा आया है या कम आया है, मतलब क्या रिलेशन है उसके बीच का, ये जानना चाह रहे हैं। अब 1 लाख के ऊपर में स्टडी नहीं करें, हम क्या करेंगे 10, 20, 50, 100 लोगों का सैंपल ले लेंगे, 100 स्टूडेंट का सैंपल ले लेंगे, और उस 100 स्टूडेंट का क्या नंबर है मैथ में और क्या नंबर है अकाउंट में निकाल लेंगे, और उसके बीच का कोरिलेशन हम निकाल लेंगे, जैसे हम जानते हैं मेथड उससे निकाल लेंगे। तो R इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट इन ए सैंपल, सैंपल कहलाएगा वो सैंपल में R निकाल लेंगे। देन पूरे 1 लाख में कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ये तो सैंपल का कोरिलेशन है ना, तो पूरे 1 लाख में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, इसको अब अनुमान लगाना है। तो क्या करेंगे, इस R में कुछ प्लस करेंगे और कुछ माइनस करेंगे। तो क्या प्लस करेंगे और क्या माइनस करेंगे, देखो तो ये निकला। देन लिमिट्स विद इन विच पॉपुलेशन आर विल
लाई इज कैलकुलेटेड इन 2 वेज। वैसे खाली प्रोबेबल लिमिट ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्टडी मॉड्यूल में, बट ये भी होता है, 2 लिमिट होते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट, प्रोबेबल लिमिट। लेकिन मैंने लिख दिया सेकेंड मेथड कौन सा है, प्रोबेबल लिमिट विच इज़ वाइडली यूज। यही पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि भाई सैंपल का कोरिलेशन तो निकल गया, ठीक है, मतलब 100 स्टूडेंट के बीच में मैथ में और अकाउंट में क्या रिलेशन है तो निकल गया, लेकिन हमें तो 1 लाख के ऊपर चाहिए। अब 1 लाख के ऊपर कैसे निकलेगा, तो इस आर में पी प्लस पी माइनस, तो एक रेंज मिलेगा, रेंज। और हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन होगा, मतलब पूरे 1 लाख जो बच्चा है उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा मैथ और अकाउंट के नंबर के बीच में, वो इसी में लाई करेगा। ये माइनस क्या छोटा वैल्यू आएगा, प्लस क्या तो बड़ा, इस बीच में लाई करेगा। इसको बोलते हैं प्रोबेबल लिमिट, जो वाइडली यूज होता है। तो आपसे पूछेगा क्या बताए, प्रोबेबल लिमिट निकालो। क्या करेंगे, सैंपल आर में पी ई प्लस पी माइनस, माइनस करोगे तो लोअर वैल्यू आएगा, प्लस करोगे तो अपर वैल्यू आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आर गिवन होगा, एन गिवन होगा, पूछेगा स्टैंडर्ड एरर क्या है, तो याद रखो फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में रूट एन। पूछेगा प्रोबेबल एरर क्या है, तो स्टैंडर्ड एरर का 67.45% ये निकल जाएगा। पूछेगा प्रोबेबल लिमिट निकालो, प्रोबेबल लिमिट तो क्या करना, आर में पी प्लस पी माइनस कर देना, निकल जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अब जरा पॉइंट नंबर 5 को पढ़ो। ये क्या चीज़ है, अगर सैंपल का आर प्रोबेबल एरर के 6 गुना से भी ज़्यादा है, आपने सैंपल का निकाला कोरिलेशन और क्या निकला पता है, प्रोबेबल एरर के 6 गुना से भी ज़्यादा है सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हम क्या बोलेंगे, नहीं, ये जो आर निकला ना ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। हम क्या बोलते हैं उस केस में, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट। मतलब सैंपल कोरिलेशन जो आता है, जो भी आता है, और वो सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसको हम कुछ अहमियत दे कि ना दे अहमियत, तो इस बात पे चेक होगा। पी का 6 गुना करो, अगर आर का वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब नहीं भाई आर इम्पोर्टेंट है, जो रिलेशन आ रहा है सैंपल का वो ठीक आ रहा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि बताओ रिलेशन सिग्निफिकेंट कब मानेंगे, तो ये जब व्हेन सैंपल कोरिलेशन इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी आप देखेंगे। देखो एन दिया है, आर गिवन है, पूछा स्टैंडर्ड एरर निकालो, प्रोबेबल एरर निकालो, स्टैंडर्ड लिमिट, मैंने स्टैंडर्ड लिमिट निकाला नहीं है, खाली क्या निकाला, प्रोबेबल लिमिट, क्योंकि यही पूछेगा आपसे, निकालो। और ये चेक करो कि जो रिलेशन है सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन, तो एग्जांपल कौन सा है, ये 21। तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। देखो 21 में अगर आपको ये एग्जांपल 21 है और इसमें क्या गिवन है, n बराबर 10 गिवन है, r बराबर 0.75 गिवन है। तो बताओ स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में रूट एन। ये फार्मूला आपको याद रखना है और लगा देना है। लगा दो 1 माइनस 0.75 का स्क्वायर डिवाइड में रूट एन, मतलब रूट 10। तो सोल्व कर लेते हैं। 10 का रूट क्या होता है, देखो 10 लिखा, या ऐसे करते हैं ना, ऊपर वाले को निकालते हैं, 0.75 का स्क्वायर इंटू इक्वल -1 कर दो, ऊपर मिला आपको 0.4375 और नीचे क्या है रूट में 10। मैं इसका आंसर निकालता हूँ ऐसे डायरेक्ट, कैसे देखो, ठीक है, कैलकुलेटर देखो कैसे निकलेगा आंसर। ये थोड़ा इधर आ जाए, हाँ, ये रूट 10 है ना, अगर हम पूरे का ऐसे रूट लगा ले, पूरे का रूट, तो इसको स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके रूट लगा सकते हैं ना, तो इसका स्क्वायर करो और उसको 10 से डिवाइड करो, अब फिर पूरे का रूट है, फिर रूट लगा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन का तरीका देखो, मैं कर रहा हूँ 0.4375 इंटू और इक्वल, तो ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, मतलब अब ये भी रूट के अंदर आ गया, ये रूट के अंदर आ गया, 10 से डिवाइड करो, डिवाइड में 10 ये मिला, अब रूट के अंदर है तो रूट लगा दो, रूट, तो ये मिला आपको स्टैंडर्ड एरर कितना, 0.13839, ये आंसर लिखा हुआ, देखो जगह नहीं है तो मैंने इसे घुमा के लिख दिया। अब बताओ कोई पूछे प्रोबेबल एरर क्या होगा, तो क्या कहोगे, 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड एरर। जो स्टैंडर्ड एरर निकला ना, क्या निकला, 0.13839 इंटू 67.45%।
तो ये निकला 0.0933। अच्छा, अगर हमसे पूछेगा प्रोबेबल लिमिट निकालो, क्या निकालो? प्रोबेबल लिमिट्स निकालो। तो क्या करोगे? r प्लस माइनस पी, ये कर दो। r प्लस माइनस पी का मतलब क्या है? एक आएगा लोअर लिमिट, एक आएगा अपर लिमिट। तो ये r कहाँ गया? 0.75 में ये प्लस करो, एक बार क्या करो 0.75 में p प्लस करो, p कितना? 0.0933 प्लस करो। अब माइनस भी करो, 0.75 है, इसमें माइनस करो 0.0933, माइनस भी कर दो। तो 0.75 माइनस 0.0933, ये मिला आपका 0.65672। इसमें प्लस कर दो 0.75 प्लस 0.0933, तो ये क्या मिला? 0.8433। ये लो, ये इसका आंसर है। देखो क्या निकला, ये प्रोबेबल लिमिट। अब आर सिग्निफिकेंट है कि आर सिग्निफिकेंट नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 6 टाइम्स क्या निकालेंगे? प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर कितना है जी? 6 इंटू प्रोबेबल एरर कितना? 0.0933। इसका 6 गुना निकालो। 0.0933 का 6 गुना निकालो, क्या निकला? ये निकला 0.5598। बताओ आर का वैल्यू कितना है? 0.75। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर का वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 गुना से भी ज़्यादा है। इसका मतलब रिलेशन क्या है? सिग्निफिकेंट। रिलेशन क्या है? रिलेशन है सिग्निफिकेंट। तो डेट्स ऑल। तो ये फाउंडेशन में ऐड किया है नया सिलेबस के अंदर, पहले सीपीटी में नहीं था। इसको याद रखना, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। और फिर हम लोग करते हैं अगले क्लास में रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, चलो तब तक थैंक यू, धन्यवाद, करते रहो।